अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग जो हैं वो आज मेरे पास बलूचिस्तान से भी शामिल हो गए हैं, हसीना और अतिया। तो मोस्ट वेलकम। मेरे पास पंजाब से लोग आ गए हैं, मेरे पास केपी से हैं और मेरे पास बलूचिस्तान से हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया है। ये मीटिंग जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, तो आप लोगों को ये मीटिंग बाद में रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। तो आप लोगों के साथ मेरी स्क्रीन शेयर है। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ओके। तो थैंक यू सो मच। मेरा नाम शरद रानी है। मैं आपके साथ एक टॉपिक लेकर आई हूँ, इरशाद हम तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मिडवाइफरी सर्विसेज की तरफ से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि हम लोग मिडवाइफ्स हैं, और मिडवाइफ्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खासतौर पर उन एरिया में जहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है। तो एक मिडवाइफ जो है वो माँ और बच्चों की जान बचाने का सबब बनती है, लेकिन मिडवाइफ को खुद बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। तो मिडवाइफ मेंटल हेल्थ मिच्योरिटी एंड एआई, आजकल एआई का बहुत जमाना है। इसके अंदर मिच्योरिटी क्या है, पर्सनल ग्रोथ क्या है, पर्सनल एक्सीलेंस क्या है, इस टॉपिक को आज हमने चूज किया है। तो लेट्स स्टार्ट। हम लेके चलते हैं कि मिच्योरिटी क्या है। थैंक यू मैडम सलमा। आप सब लोग अपना नाम, अपना रेजिग्नेशन जरूर लिखें, ताकि अगर किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो मैं उसको भिजवा दूँ। मेच्योरिटी क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे, जो कि हमारे हर नर्सिंग स्टूडेंट को इसके बारे में, हर मिडविफरी स्टूडेंट को इसके बारे में बताना चाहिए। मिच्योरिटी एक ऐसी क्वालिटी होती है या एक ऐसी हालत होती है मिच्योर होने की, जिसमें हम न सिर्फ जहनी जिस्मानी तौर पे बड़े होते हैं, बल्कि जहनी तौर पे भी हम लोग बड़े हो जाते हैं। ये एक फुल डेवलपमेंट की एक स्टेज होती है, जो कि उस वक्त डेवलप होती है जब हम बचपन से लेके एडोलेसेंट से लेके एक ऐसे मिच्योर जहन के साथ आते हैं, जो कि आगे जाके हमें जिंदगी में काम करने में हेल्प करता है। एक्चुअली मिच्योरिटी क्या है? जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आप क्या कर सकते हैं अपने लिए और दूसरों के सुकून के लिए। इसी तरह मिडवाइफ के लिए एक मिच्योरिटी एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी हालत होती है, जिसमें न सिर्फ वो मरीज की हालत समझती है, यानी हामला जच्चा की हालत समझती है, बल्कि बल्कि वो उसके इर्द गिर्द जो फैमिली होती है उसकी भी हालत समझती है। न सिर्फ अपने काम को समझती है, बल्कि दूसरों के काम को भी अच्छे तरीके से समझना शुरू कर देती है। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे आप लोगों ने मुझे ड्रॉप कर देने हैं मैसेज में, मैं इंशाल्लाह ताला उसका जवाब दूंगी। एक और बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन हमें मिलती है कि मेजोरिटी इज द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड द एनवायरनमेंट। ये एक ऐसी सलाहियत होती है जिसमें अपने जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट होता है उसको आप रिस्पॉन्स देते हैं, उससे आप आगाह होते हैं, उससे आप क्या होते हैं, अवेयरनेस हासिल करते हैं अपनी अकल के साथ। ठीक है। और उसके साथ साथ आप शऊर हासिल करते हैं। ये एक एबिलिटी होती है जिसमें आप डिसीजन करते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो फ्यूचर में जाके उसका क्या नतीजा निकलेगा, बनिस्बत इसके कि अभी जो है आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप कर लें। मेच्योरिटी जो होती है इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल बनाती है उनके अपने एक्शंस के लिए। वो अंडरस्टैंड करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और उनकी किस चॉइस का क्या मकसद है, और वो प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपनी सेहत की बहाली के लिए और दूसरों की सेहत की बहाली के लिए। इसकी एग्जाम्पल एक है इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन और दूसरा है एम्पैथी टूवर्ड्स द अदर। इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है कि एक पर्सन जो होता है वो खामोश रहता है जब भी वो किसी किस्म की स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरता है, बनिस्बत इसके कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा करे और बहुत ज्यादा ऐसा बिहेवियर करे जो कि उसके लिए बिल्कुल भी उसकी शख्सियत के लिहाज से बिल्कुल सूट नहीं करता। जैसे हम लोग जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, और बहुत दफा क्या होता है कि हम क्लिनिकल के ऊपर इस तरह का रवैया करते हैं जो कि एज अ नर्स और एज अ मिडवाइफ हमारे लिए सही नहीं है। इसी तरह एम्पैथी का मतलब होता है एक ऐसे इम्पैथी को सिंपल लफ्जों में अगर मैं समझाऊं तो हम कहते हैं कि जब हम अपना पाँव दूसरे के जूते में रखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जूता हमारे पाँव के लिहाज से अच्छा है, सही है, ये नहीं है। तो इम्पैथी का मतलब ये है कि अपने आप को दूसरों की जगह रखकर सोचना, बिल्कुल उसी तरीके से सोचना जिस तरह दूसरे सोचते हैं,
तो उससे क्या आप दूसरों की सूरत हाल को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आप दूसरों के को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से फील कर सकते हैं। ये सिंपल फोकस नहीं करना होता अपनी नीड्स पर दूसरी, बल्कि उनको आप अच्छे तरीके से महसूस कर सकते हैं। अगर हम मेच्योरिटी की बात करें ये कितनी टाइप्स की होती है, तो मैंने इसको सिर्फ 4 टाइप्स की निकाली है। फिजिकल मेच्योरिटी होती है, इसका मतलब होता है कि जिस्मानी तौर पर बायोलॉजिकली बॉडी का बढ़ना, जिसमें जैसे बच्चा पैदा होता है, फिर वो 5 साल का होता है, फिर 10 साल का होता है, फिर 15 साल का, आप देखते हैं उसका कद और वजन बढ़ता चला जाता है। उसके हेयर ग्रोथ होती है, नेल ग्रोथ होती है। जब वो प्यूबर्टी एज में जाते हैं तो आवाज की चेंजेस आती है, लड़कों में मसल स्ट्रेथ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें बायोलॉजिकली एक जो इंसान होता है वो बचपने से निकल के बिल्कुल एक जो अडल्ट होता है उसकी हाइट और वेट ले लेता है। ठीक है, और इसमें एक बंदा जो होता है वो अपनी सेहत की और जिस्मानी सेहत की और अपनी वेल बींग की जिम्मेदारी लेता है बनिस्बत इसके कि वो सिर्फ और सिर्फ बड़ा हो जाए। मेंटल मेच्योरिटी का मतलब ये होता है कि आप अपने जहन में बिल्कुल क्लियर हों कि मैं क्या सोच रहा हूँ या क्या सोच रही हूँ। कौन सी ऐसी मेरे में क्या डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी है, और क्या मैं फ्यूचर के मुतालिक प्लान कर सकती हूँ। एक मल्टी मैच्योर पर्सन जो होता है वो अपने अपोजिट आने वाले हर किस्म के फैसले को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है, और वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि असल में मसला क्या है। इसी तरह इमोशनल मेच्योरिटी जो होती है ये एक ऐसी हालत होती है, ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें एक बंदा जो होता है अपने आप को मैनेज कर सकता है इमोशनली, और दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से पुरसोच तरीके से रिस्पॉन्स देता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी किस्म के भी हालात हो जाए वो बिल्कुल ठंडे रहते हैं, वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते, वो बिल्कुल जो है वो कहते हैं ना कि ढीठ किस्म के होते हैं। उनको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं होती, कोई इसके मुतालिक उनके मुतालिक क्या सोच रहा है। वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि वो कितना अच्छे तरीके से जो है वो बिहेव कर सकते हैं, इसलिए कि उनको पता होता है कि उनकी कैपेसिटी क्या है और उन्होंने किस तरीके से आगे चीजों को लेके जाना है। अपने आप को बिल्कुल कंपोज करके रखते हैं किसी तरह की भी कोई सिचुएशन हो। ये इस इमोशनल मेच्योरिटी में वो अपने आप से सेल्फ अवेयरनेस रखते हैं, और उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो हर एक एक्शन के मुताबिक उसको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। फिर है स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। स्पिरिचुअल मेच्योरिटी क्या होती है, एक ऐसी हालत होती है जिसमें बंदा जो पर्सन होता है वो अपनी जो भी रूहानी जो जिस रिलीजन से उसका ताल्लुक होता है, जिस रूहानी काबिलियत को वो मानता है, वो उसके हिसाब से अपने आप को उन एक्शंस के ऊपर लेके जाता है। वो तमाम काम करता है जो कि रूहानी लिहाज से उसको कहे जाते हैं। नतीजे के तौर पर क्या होता है, वो अपने मजहब को अपनी रूहानियत को अच्छे तरीके से समझ आता है। तो इस तरह अगर हम लोग बात करें तो मेच्योरिटी की 4 टाइप्स आ जाती हैं, फिजिकल मेच्योरिटी, मेंटल मेच्योरिटी, इमोशनल। और ये सब मेच्योरिटी बनती है तो एक बंदा जो होता है वो सेहतमंद होता है। अगर आप सोचें तो ये WHO की एक डेफिनेशन जो है सेहत की, उसके हवाले से भी कुछ रिफ्लेक्शन दे रहा है। फिर हम लोग बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जो डेफिनेशंस बताने लगी हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। कि हम मेच्योरिटी की तो बात करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एक वर्ड आता है रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या है? रेजिलियंस क्या है? ऐसी इंटरवेंशन है जो कि आपको इस काबिल बनाती हैं कि आप किसी किस्म की भी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो तो आप उस पे काबू पा सकें, और अपना जो भी बर्डन है, जहनी बर्डन है, जिस्मानी बर्डन है, उसको जो है वो आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। फिर ये आ जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इस लफ्ज को, मेच्योरिटी को, इमोशनल इंटेलिजेंस को, रेजिलियंस को आपने अच्छे तरीके से सीख लेना है। रेजिलियंस का एक मतलब जो ये भी होता है कि अपने अब इतनी अच्छी जद्दोजहद कर लेना कि किसी किस्म के भी हालात हो लेकिन आप हमेशा आगे चलते रहते हैं। आप इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी सलाहियत होती है जिसमें हम जो भी चीजें होती हैं उसको अच्छे तरीके से परसीव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और अपने इमोशंस को इतने अच्छे तरीके से
इफेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए। और कि वो न सिर्फ हमें अच्छी थिंकिंग देती है, अच्छा बिहेवियर देती है, बल्कि हमारे दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स भी रहते हैं। अगर आप देखें इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इसमें 5 मेन कंपोनेंट जो है वो आपके पास आते हैं। नंबर 1, आपके पास आ जाता है मोटिवेशन। यानी जो इमोशनली इंटेलिजेंट होगा वो खुद अपने आप को मोटिवेट रखेगा, उसको बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। वो कोई बाहर से उसकी तारीफ करे तो वो बहुत अच्छा होगा, अगर कोई बाहर से उसकी तारीफ नहीं करे तो वो अच्छा नहीं होगा। नंबर 2, सोशल स्किल्स होती हैं उसके पास। क्या मतलब है सोशल स्किल्स का? सोशल स्किल्स का मतलब ये है कि उसके पास ऐसी सलाहियतें होती हैं कि वो अपने साथ सबको लेके चलता है, सबकी प्रॉब्लम्स को समझता है, सबके प्रॉब्लम्स को हल करते हुए सबको अपने साथ एक टीम बना के चलता है। फिर इम्पैथी होती है, वो दूसरों को की तकलीफ को ऐसे ही महसूस करता है जैसे वो अपनी तकलीफ को महसूस करता है। फिर सेल्फ अवेयरनेस होती है उसके बाद। और सबसे खास बात, कोई उसको आके बताए या ना बताए, लेकिन वो सेल्फ रेगुलेशन करता है। वो अपने आप को खुद रेगुलेट करता है, वो अपना जवाबदेह खुद होता है। तो अगर आप सोचें तो वो बंदा जो अपने आप को जवाबदेह हो, उसको अपनी सेल्फ अवेयरनेस हो, और इम्पैथी रखता हो, और सोशल स्किल्स अच्छी हो, और उस अपनी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ता है, तो वो बंदा कभी भी पीछे नहीं रहता। यहाँ पर मेरी एडवाइस ये है कि दूसरों की तरफ देखना छोड़ दें, सिस्टम्स की तरफ देखना छोड़ दें कि वो आके आपको चलाएंगे, वो आपको आके अप्रिशिएट करेंगे। आप अपने रेजिलियंस बनाएं, जिसमें कि आप माइंडफुलनेस हो आपके पास, पीयर रिफ्लेक्शन हो, और एक बाउंड्री सेट कर दें जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस को साथ लेते हुए रेजिलियंस के साथ आप आगे बढ़ सकें। अब हम बात करते हैं मिच्योरिटी की। जब मिच्योरिटी की, तो मैंने एक सिंपल आप लोगों के सामने एक पिक्चर रखी है कि व्हाट इज मिच्योरिटी। तो अगर आप देखें तो ये हमारी जिंदगी के जिस्मानी ग्रोथ के मुख्तलिफ हिस्से हैं। ये पैदाइश वाला बच्चा है, बच्ची है, उसके बाद जो है टोडलर एज है, टोडलर के बाद फिर वो 5 से ऊपर जो साल हैं वो उम्र है। ठीक है। फिर ग्रेजुएशन कर लिया है, फिर शादी हो जाती है, फिर जो है 40 साल की ऊपर एक फीमेल दिखाई दे रही है, और आखिर में बुढ़ापा है। क्या है ये? क्या ये मिच्योरिटी है? यस, ये फिजिकल ग्रोथ है, जो कि मिच्योरिटी का एक हिस्सा होता है। इसी चीज को लीड करते हैं हम आपको बताते हैं कि साइन ऑफ मिच्योरिटी क्या होता है। साइन ऑफ मिच्योरिटी ये होता है, मैंने जैसे आप मेरे लोग, जी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया पिछले फ्रेंड अ, जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अपना माइक बंद रखेंगे तो हम आसानी के साथ चल सकेंगे। थैंक यू। अच्छा जी, मैंने जैसे आप लोगों को पीछे बताया कि एक जो इमोशनल इंटेलिजेंट होता है और रेजिलियंस उसके पास होती है, साथ ही उसे सेल्फ अवेयरनेस होती है, मोटिवेशन होती है, और वो मिच्योर बन जाता है, तो उसकी क्या साइन होते हैं? नंबर 1, उसका साइन ये होता है कि वो दूसरों को माफ करने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर एक से गलती होती है। वो दूसरों को समझ सकता है, हर एक से गलती हो सकती है। वो उसकी फीलिंग, दूसरे बंदे की फीलिंग्स, उसके एहसासात, उसकी प्रॉब्लम्स को समझते हुए आसानी से दूसरों को माफ करने लगता है। नंबर 2, आप किसी को जबरदस्ती नहीं कहते कि आओ मेरे साथ बैठो मुझे प्यार करो। क्यों? आपको पता है कि आप अपने लिए काफी है प्यार करने के लिए। किसी और का दिल चाहेगा तो वो आपको प्यार करे, और अगर उसका दिल नहीं चाह रहा तो आप उससे जबरदस्ती नहीं करेंगे। फिर आप दूसरों को जज नहीं करते। जो मिच्योर पर्सन होता है वो कभी दूसरों को जज नहीं करता, क्योंकि उसके जहन में ये होता है कि इस बंदे के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से ये इस तरह का बिहेव कर रहा है। तो मिच्योर पर्सन जो होता है वो इजीली किसी को जज नहीं करता। फिर आप दूसरों के जो हार्ट अटैक्स होते हैं उसको अच्छे तरीके से कबूल कर लेते हैं। क्यों? इसलिए आप मिच्योर हैं, आपको पता है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, और उस बैकग्राउंड की वजह से अभी क्या बिहेवियर है। फिर आप बहुत अच्छे तरीके से दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं।
आप ये नहीं सोच रहे हैं कि ये बहुत बड़ा आदमी है, बहुत दौलतमंद है, मैं इसको अच्छे से रिस्पेक्ट दूं। बल्कि आप जो है हर एक को बहुत बेहतरीन तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। जी। ओके। मैंने अक्सर बहुत बड़े लोगों को देखा है जो कि अपने हम असर लोगों को तो बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऑक्यूपेशन के लिहाज से या इकोनॉमिकली वो दूसरे लोग उनके साथ आते हैं जो कि उनके जैसे नहीं होते, तो वो उनकी उतनी केयर नहीं करते। लेकिन मिच्योर पर्सन जो होता है वो हर बंदे की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो पर्सनल वैल्यूज के ऊपर चलता हुआ हर बंदे को रिस्पेक्ट देता है, और उस रिस्पेक्ट की वजह से फिर वापस उसको रिस्पेक्ट भी मिलती है। देन आप जो होते हैं बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड हो जाते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड हो जाते हैं तो हर एक को बहुत खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं, उसको स्पेस देते हैं, आगे बढ़ने में मदद देते हैं, और उसकी हेल्प करते हैं कि वो कितने अच्छे तरीके से आगे जा सकता है। फिर आप स्मॉल टॉक्स करते हैं, बहुत ज्यादा जो एक्साइटेड नहीं होते, और आप छोटी छोटी बात से ही बहुत बड़ा मतलब भी अक्स कर लेते हैं। नंबर वन। और बैकग्राउंड में चूंकि आप सब चीजों को जान रहे होते हैं, बैकग्राउंड में चूंकि आप सब लोगों को जान रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा जो है छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो आपको एक्साइटेड नहीं करती। जब कोई बड़ा मकसद हासिल होता है या आपकी अपनी सेल्फ मोटिवेशन होती है, तो वो आपको एक्साइटेड करता है। अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सब खुश हो रहे होते हैं लेकिन वो बहुत सोच समझ के खुश हो रहा होता है। उसकी वजह यह है कि उसको पता है कि ये एक्चुअल में क्या चीज है, किस चीज के लिए लोग खुश हो रहे हैं, उसको खुश होना चाहिए, यानी ये खुद अपना डिसीजन लेता है। फिर वो दूसरों के बनिस्बत अच्छे तरीके से अपने वीकेंड्स पे स्लीप लेता है, क्योंकि उसने अपना टाइम टेबल सेट किया होता है, उसके अपने हैबिट्स के मुताबिक दूसरों के साथ डील कर रहा होता है, अपने स्ट्रेसेस को डील कर रहा होता है। और जब वो काम पे नहीं होता तो उन दिनों में वो अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर तरीके से गुजार रहा होता है। ठीक है। जो मिच्योर पर्सन होता है वो ये करता है कि वो हर एक की बात का जवाब नहीं देता। हर एक वो नॉन रिएक्टिव होता है। वो रिस्पॉन्स देता है जहां पे उसको रिस्पॉन्स देने की जरूरत होती है, जहां पे उसको रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं होती वो खामोश रहता है। यानी कि दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि वो अपने काम से काम रखता है। फिर हैप्पीनेस जो होती है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो मिच्योर पर्सन के अपने ऊपर डिपेंड करती है कि जब वो खुश होना चाहिए। तो स्टार्ट करें चेक करना कि हम में से कितने लोग मिच्योर हैं। एक एक ग्राफ में आप लोगों के लिए और लेकर आई हूँ। वो है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिच्योरिटी लेवल। हमारे पास मिच्योरिटी के डिफरेंट लेवल्स हैं, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है। नंबर वन, इनिशियली जब कोई मिच्योर नहीं होता तो जैसे कोई प्रोसेसेस होते हैं अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, तो वो उनको जो है वो बिल्कुल काबू नहीं कर सकता या काबू नहीं कर सकती ना। अगर मैं चले हम यहाँ से एक मिडवाइफ्स की एग्जांपल लेना शुरू करते हैं कि एक मिडवाइफ जो होती है अचानक कुछ होता है तो वो उस सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर पाती। ठीक है, और रिएक्टिव हो जाती है। ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है सबसे पहले। नंबर टू स्टेज में वो मैनेज कर लेती है। जब इस तरह के हालात मुसलसल होते हैं और वो मिश्योर होना शुरू हो जाती है, तो वो जो भी प्रोसेसेस होते हैं फिर उनको फैक्टराइज करती है, देखती है, और अक्सर जो होती है उनमें से कम चीजों पे वो रिएक्शन देना शुरू कर देती है। तीसरा लेवल जो होता है वो डिफाइन का होता है, कि जब उसने चीजें फैक्टराइज कर ली होती हैं तो उनको वो ऑर्गेनाइज कर लेती हैं, और ऑर्गेनाइज करने के बाद उसके हिसाब से प्रोएक्टिवली उनको रिस्पॉन्स देती हैं। पांचवा लेवल जो होते हैं वो चूंकि मेच्योर हो चुकी होती हैं, तो तो एज अ मैनेजर चीजों को वो बहुत अच्छे तरीके से लेते हुए मेजर करती है और कंट्रोल कर लेते हैं, एंड फिफ्थ लेवल पर वो जाके फोकस कर लेती है कि किन प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और किन प्रोसेसेस को इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ये तो हमने डिस्कस की थी जनरल बातें कि हमारे पास जो है
मिच्योरिटी क्या है, रेजिलियंस क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, और किस तरीके से जो है आप मिच्योर बनते चले जाते हैं। फिर हमने इसकी टाइप्स पढ़ी कि चार टाइप्स हैं। नंबर वन फिजिकल, देन मेंटल, देन इमोशनल, और फिर आ जाता है आपके पास स्पिरिचुअल। फिर हमने साइन पढ़े कि साइन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और फिर हमने लेवल, आगे जो हम डायरेक्ट आ जाते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम में मेच्योरिटी क्या है। तो हेल्थ केयर सिस्टम का में मेच्योरिटी इज नॉट अ जस्ट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सिर्फ एक्सपीरियंस, आप कितने साल से जॉब में हैं, सिर्फ ये मेच्योरिटी नहीं है, बल्कि ये एक एबिलिटी है कि आपने इतने साल जो एक्सपीरियंस लिया है, इतने साल जो नॉलेज ली है, इतने साल जो अपने इमोशंस को जानते हुए उनको रेगुलेट करते हुए आप आगे आ रहे हैं, और एथिकल जजमेंट आपके पास है। इन तमाम चीजों को आप प्रैक्टिकली किस तरह अप्लाई करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मेच्योरिटी इन द हेल्थ केयर। जैसे जैसे साल बढ़ते चले जाएंगे, इनिशियली आपको शुरू में कुछ समझ में नहीं आता, फिर ऐसा ऐसा अगर आप इसको ले, शुरू शुरू में आपको कुछ समझ में नहीं आता, फिर कुछ प्रोसेसेस को आप मैनेज करने लगते हैं, समझने लगते हैं। फिर आप और सीनियर हो जाते हैं, फिर चीज़ों को डिफाइन करने लगते हैं कि कौन सी चीज़ें वाकई आपके लिए अहम है, कौन सी चीज़ें आपके लिए नहीं है। इस लिहाज से आप इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते हुए बिल आखिर पर फिर आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं, सीनियर हो जाते हैं, मेंटली भी सीनियर हो जाते हैं, और प्रोफेशन के लिहाज से भी सीनियर हो जाते हैं, कि खुद बहुत सारी चीजें जो है वो आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। अब हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस क्या है। हम कहते हैं एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपोजर टू इवेंट है। एक फर्स्ट ईयर में जब एक फर्स्ट सेमेस्टर में मिडविफरी की एक स्टूडेंट एडमिशन लेती है, और उसके उस दिन के एडमिशन लेने में और जिस दिन वो लास्ट पेपर देकर रहा थी फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें बहुत तब्दीली आ चुकी होती है। क्यों? उसको पहले सेमेस्टर में ही इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है, इतना अच्छा एक्सपोजर हो जाता है इवेंट का, कि वो मिच्योर होना शुरू हो जाती है। अब मिच्योरिटी रिफ्लेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस इनटू द विजडम एंड द प्रोफेशनल कंडक्ट। जब आपको मुख्तलिफ किस्म के जो इवेंट्स हैं उनका एक्सपीरियंस मिलता है, तो आप उन तमाम वाकयात को आपस में जोड़ते हुए, अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए, अपने प्रोफेशनल एथिक्स को इस्तेमाल करते हुए प्रोफेशनली मिच्योर हो जाते हैं, और उसके लिहाज से आप आगे आगे रिस्पॉन्स करते हैं। मिसाल के तौर पर मिडविफरी स्टूडेंट्स competencies development emphasis confidence and the reflective practice over more exposure, mere exposure। आपने देखा, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दी, मेरे पास अभी आज जो है बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने ज्वाइन किया है, जिसमें कि मैडम सलमा है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है माशाल्लाह, ठीक है। अतिया है, बहुत एक्सपीरियंस है। हसीना ने ज्वाइन किया, बहुत है। और इरम ने यूके से ज्वाइन किया। वेलकम इरम, बहुत अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया है। और साइमा है, और जो है मैंने और भी बहुत सारे लोगों का नाम देखा है, तस्मीना है। तो वेलकम वेलकम आप ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि जितने साल आप लोगों के एक्सपीरियंसेस के हैं, आप उसको मेजर कर सकती हैं कि जिस दिन पहले दिन आप आए थे और आज आप क्या मेच्योरिटी लेवल क्या है। मैं आप लोगों से इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। नेक्स्ट, अगर हम ये देखें, प्रोफेशनली अगर हम देखें, तो हमारे पास प्रोफेशनली एक्सीलेंट होने के क्या बहुत अच्छे से मेजर्स हैं या एक्टिविटीज है जिसको कि हम लोग ले सकते हैं। तो हम कहते हैं प्रोफेशनलिज्म इन द नर्सिंग डिफाइंड बाय द अकाउंटेबिलिटी, कंपेशन, देन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड द लीडरशिप। अगर आप नर्स हैं तो आप सेल्फ अकाउंटेबल हैं। अगर आप नर्स हैं तो आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करती हैं। अगर आप नर्स हैं तो आप ऑलरेडी लीडर हैं। ये तमाम चीजें मिलकर आपको इस चीज पर रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं कि हाउ यू मस्ट रिस्पॉन्स, नॉट रिएक्टिव। इसी तरह मिडवाइफरी कॉम्पिटेंसीज की एग्जाम्पल लेते हैं। आईसीएम ने मिडवाइफ्स के लिए बहुत अच्छी असेंशियल स्किल जो है वो आउटलाइन करके अपने वेबसाइट पे रखी हुई है, आप वहां पे जाएं,
और आप देखें कि एक प्रोफेशनल नर्स जो होती है और सब मिडवाइफ जो होती है, उसमें कौन कौन सी असेंशियल स्किल्स होती हैं जो वो फुल प्रैक्टिस करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर मेच्योरिटी लेवल। जो मिडवाइफ या नर्स जितनी अच्छी मेच्योर होगी, वो प्रोफेशनली उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। यहाँ पर आपके लिए एक सरप्राइज है कि मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ एक हेल्थ केयर मेच्योरिटी मॉडल। इसको समझते हैं और इस पे फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चंस भी लूंगी कि आप इससे क्या समझ में आए हैं। आजकल जो है हमारे पास बहुत सारी जगहों पे बिजनेस मॉडल चल रहा है, और ये बिजनेस मॉडल हर नर्स और हर मिडवाइफ को आना क्यों जरूरी है। अब आपके सवाल में ध्यान में होगा कि कहाँ मेच्योरिटी हम पढ़े हैं और कहाँ पे हेल्थ केयर मेच्योरिटी मॉडल पर आ गए। यस, एक्चुअली मुझे यहीं पर ही आप लोगों को लेकर आना था। हेल्थ केयर मेच्योरिटी मॉडल जो होता है, अगर हम उसको देखें बिजनेस पर्सपेक्टिव से, तो आपको बहुत मजा आएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे। और इस वक्त फिर आपको पता चलेगा कि जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, वहां के लोगों का एटीट्यूड, वहां के ओनर का बिहेवियर क्यों है ऐसा। ठीक है, तो इस मॉडल का जो मतलब है कि जिस वक्त आप हेल्थ केयर में आते हैं, तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्वालिटी ऑफ केयर देनी है, डे टू डे केयर डिलीवरी करनी है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू पेशेंट केयर या पेशेंट्स इंफॉर्मेशन शेयर एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स। इसमें जो लेवल है, रिएक्ट है, मैनेज है, सिंप्लीफाइड है, एफिशिएंसी है और बिजनेस एजिलिटी है। जब बेसिकली हम लोग 75% जो हैं इस कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं। जब हम लोग केयर देते हैं, तो वो वाली केयर देते हैं जो कि अवेलेबल होती है। देन सेपरेट सर्विस, दूसरा अगर देखें डे टू डे केयर में, तो हम सेपरेट सर्विसेज देते हैं। जो रूटीन की केयर होती है उससे थोड़ा सा बढ़ा के। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या होते हैं, इंडिविजुअल को डायग्नोज के मुताबिक हम लोग केयर देते हैं। और फिर पेशेंट इन्फॉर्म शेयरिंग में ये होता है इस मॉडल में कि आप पेशेंट को इन्फॉर्म करके साथ चलते हैं। और इमरजेंसी रिस्पॉन्स में आप सप्लाई कंस्ट्रेंट होते हैं, जितनी अच्छी सप्लाई होगी उतना अच्छा जो है वो आप लोगों को रिस्पॉन्स देंगे। फिर इसी का जो दूसरा हिस्सा जाता है वो आता है मैनेज्ड। 20% जो होते हैं सेंट्रलाइज्ड होती कैपेबिलिटीज होती हैं। इसमें आप कोऑर्डिनेशन के साथ डिलीवरी केयर डिलीवर करते हैं, कोऑर्डिनेटेड सपोर्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रेफरेंस डायग्नोसिस करते हैं और क्रॉस डिपार्टमेंटल शेयरिंग करते हैं। और इसके साथ साथ इमरजेंसी रिस्पॉन्स में असेस करते हैं, स्केड्यूल करते हैं और पेशेंट को केयर देते हैं। थर्ड पर्सन जो होता है, आप देखिए जैसे जैसे हम जो है हाई लेवल की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी परसेंटेज कम हो चली जाती है। ओनली 3% जो है स्टैंडर्डाइज या स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस पे जाते हैं, और सिंप्लीफाइड कंडीशनल पाथवे के जरिए पेशेंट को केयर देते हैं। नंबर 2, इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्लानिंग करते हैं, पेशेंट की एक टीम बनती है, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस इंफॉर्मेशन दी जाती है। और आखिर में हम क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं इमरजेंसी में अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड। फिर रैशनलाइजेशन, इसमें हम इतने ज्यादा एफिशिएंट होते हैं कि अकॉर्डिंग टू केयर हम हर चीज को रैशनलाइज करते हैं, और ये वो बहुत बड़ा लेवल आ जाता है जिस पे हर मिडवाइफ या हर नर्स नहीं पहुंचती। इसमें आप एक्सटेंडेड केयर पाथवे पे जाके पेशेंट को इंडिविजुअलाइज केयर दे सकते हैं, उसकी जितनी पॉसिबल हो सकता है सर्विसेज प्लानिंग करके उसको दे सकते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं दो, और पेशेंट सेंटर्ड इंफॉर्मेशन जो होती है जितनी इसको चाहिए होती है उसके हिसाब से देते हैं, और बहुत इफेक्टिव तरीके से आप इमरजेंसी केयर देते हैं। एंड लास्ट में सर्विस बेस्ड पूल, एक आपकी कैपेसिटीज का एक पूल बन जाता है जो कंसल्टेंट लेवल होता है, जिसमें आप जितना पॉसिबल होता है दूसरों को केयर देने की कोशिश करते हैं, केयर देने के दौरान वैल्यू ऐड करते हैं। फिर अब जो है अपने कंधे पर एक खास किस्म की जिम्मेदारी लेकर एज अ रिस्पॉन्सिबल मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सन चलते हैं, और आखिर में पेशेंट की जो कंडीशन होती है और उसके हिसाब से क्लिनिकली उसको एनालिसिस करके सिचुएशनल लीडरशिप के हिसाब से आप चलते हैं। तो अब आप देखें कि आप इस मॉडल के हिसाब से आप कहाँ पर हैं, जहां पर हैं वहां से आपको आगे जाना है। 75% बेसिक केयर तो हम लोग देते हैं,
लेकिन 1% जो होता है आखिर कंसल्टेंट लेवल, वो कम लोग पहुंचते हैं। एक्चुअली मिडवाइफ्स को इस मॉडल को समझते हुए आगे जाने की जरूरत है। जी, कुछ लोग आए हैं ऐड होने के लिए। एक मिनट में आपको ऐड कर रही हूँ। ओके। जी, नेक्स्ट आता है लास्ट स्लाइड। पता नहीं चला मुझे। लास्ट स्लाइड में मैं आपको की इंटरवेंशन बताऊंगी और फिर हम जो है किस पे चले जाएंगे, लर्निंग पे, कि हमने जो है आपका क्या एक्सपीरियंस है इस लिहाज से। तो आज की जो सेशन था उसमें मेच्योरिटी की जो की डायमेंशंस हैं वो ये हैं कि आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना है। एक नर्स या मिडवाइफ को इमोशनली इंटेलिजेंट होना है। ठीक है। और जितनी भी उसके सामने सिचुएशंस आती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन वाली होती हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ब्लेम गेम होता है। उन तमाम चीज़ों को मैनेज करते हुए आपने इम्पैथी, दूसरों के दुख दर्द को महसूस करते हुए आगे जाना है और अपनी प्रोफेशनल बाउंड्रीज को में रहते हुए अपना काम करना है, रेजिलियंस होना है। ठीक है, जो भी चैलेंज होगा उस चैलेंज को आपने एक्सेप्ट तो करना है, हार कभी नहीं माननी। और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करनी है। अपनी मिस्टेक जो है उनसे सीखते हुए आपने जाना है और कभी भी जजमेंटल नहीं हूं। एंड लास्ट, प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। जब तक आप प्रोफेशनली अकाउंटेबल नहीं होंगे आप कभी भी आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो एक मिडवाइफ के लिए ये तमाम चीजें बहुत जरूरी होती हैं। ये हमारे रेफरेंसेस हैं। आप में से जो मैं अब आप लोगों से क्या करूंगी, क्वेश्चंस करना चाहूंगी। आप लोग मुझसे जो भी क्वेश्चंस करना चाहें आप लोग मुझसे जरूर करें। द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन। जी। जी, कौन सवाल करना चाहेंगे प्लीज। जी जी, बोले बोले। आप क्वेश्चन लिख भी सकते हैं। जी, आप लोग अपने क्वेश्चन जो है वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। टॉपिक मैं आप लोगों के साथ दोबारा शेयर करती हूँ। जी, मेरे पास बहुत सीनियर लोग मौजूद हैं, आप लोग बताएं। ओके। आजकल नेट का इशू है तो हो सकता है कि थोड़ा सा इशू हो रहा हो। जी, बताइए। क्वेश्चन आया है कि काइंडली लिंक जल्दी भेज दिया करें। बिल्कुल ठीक है मैडम। मैंने तकरीबन चले मैं इससे भी जल्दी भेज दूंगी। ठीक है। और बोले, मैं आपके साथ चलें। आप लोगों को अगर लिंक उसकी वजह से मुश्किल पेश आ रही है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक्चुअली हमारे पास जो है आजकल मिडवाइफ्स में या नर्सिस में जो है वो मिच्योरिटी बहुत कम है। थैंक यू सो मच मैडम सलमा। आपने कहा एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, बहुत शुक्रिया। हमारे पास जो मिडवाइफ्स हैं या नर्सिस हैं, खासतौर से स्टूडेंट्स, वो इमेच्योर हैं भी। इमेच्योर हैं, वो समझते हैं कि जैसे ही वो जाते हैं सब लोग जो हैं उनको फौरन वेलकम कहेंगे, उनको फौरी तौर पे रिस्पॉन्स देंगे और उनके लिए जो है वो पल के बिछाए बैठे होंगे, बाहर जैसे निकलेंगे। वो उनकी ये सोच होती है। मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं होता। आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आप अब पापा की परियां तो जरूर हो सकती हैं लेकिन बाहर जब आप निकलेंगे तो आप पत्थर खाने के लिए भी तैयार रहेगा, क्योंकि बाहर जो है ऐसी आजकल सिचुएशन है।
ऐसा आजकल माहौल है, ऐसे आजकल चैलेंजेस है कि जब तक आप मेंटली मेच्योर नहीं होंगे, फिजिकली मजबूत नहीं होंगे, इमोशनली स्ट्रांग नहीं होंगे और रेजिलिएंट नहीं होंगे, तो आपको बाहर एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी। नेक्स्ट एक मेरे पास और रिस्पॉन्स आया है। थैंक यू सो मच, किरण कह रही हैं। बहुत शुक्रिया किरण। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छी लगी और कुछ को बोले कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन हमने जो सीखना है वो असल में सीखना है। सलमा कहती है कि लर्निंग टू मच बाय दिस प्लेटफॉर्म, माय स्टाफ एंड स्टूडेंट्स आर वेरी थैंकफुल टू यू, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं जब भी कुछ करने का सोचती हूँ मैडम सलमा, मुझे आप लोग का जरूर ख्याल आता है, क्योंकि जब आप लोग के पास मैंने विजिट किया तो मैंने देखा था कि आपके स्टूडेंट तो बहुत अच्छे हैं और सीखने के लिए बहुत ज्यादा तैयार हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब आप मिडविफरी के स्टूडेंट बन रहे हैं, जैसे आप कम्युनिटी मिडवाइफ हैं या आप बीएसएम की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं, तो टिप्स आपको दे रही हूँ। सबसे पहले तो आप ये सोचें कि आप बाहर क्या करने आए हैं। ठीक है। साइमा कह रही हैं, डियर मैम Nusrat, thank you so much for your excellent session today. Your lecture was insightful and delivered with great maturity. You are truly an inspiration to all of us. Please keep going. It helps everyone understanding the concept and much better in these days. Thank you so much, Saima. आप हमेशा मुझे देखो encourage करते। क्या है। जी जी। जी, मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स देने लगी हूँ। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताएं, मैं उसका अपना माइक ओपन करें और वो क्वेश्चन करें। नहीं तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देती हूँ। आप स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप सोच लें कि आप एक इंडिविजुअल है ना, तो जब आप दूसरी जगह पे जाती हैं तो आगे जो आपके लोग हैं उनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। उसके बाद जब आप एज अ स्टूडेंट जाती हैं तो एज अ मेच्योर पर्सन जाएं। आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप उनकी हेल्प करने के लिए गए हैं। आप अपनी अपनी हेल्प उनको दें। आप उनको बताएं कि मैम हाउ आई कैन हेल्प यू, हाउ आई कैन असिस्ट यू, हाउ आई कैन गिव इंफॉर्मेशन फॉर यू। तो आप अपने आप को छोटा बच्चा नहीं तस्वुर करें, क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग में आए हैं। क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग में आए हैं तो आपको प्रोफेशनल बनना है। आपके टीचर के पास 50 से स्टूडेंट होते हैं या 25 से स्टूडेंट होते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उनके पास कितना काम होगा। और जब उनके पास इतना सारा काम है, आप तो ऑलरेडी अडल्ट हैं, आप ऑलरेडी एफएससी करके गई हुई हैं, एफएससी के प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, तो आप अडल्ट हैं। आपको इमोशनली अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपनी टीचर्स की हेल्प करनी होगी, अपने सब्जेक्ट्स को समझना होगा, क्लासरूम में किस तरह अपनी अच्छी सोशल स्किल्स इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को आगे जाना है, किस तरह इमोशनली इंटेलिजेंट होना है कि मैं अगर कोई बंदा मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि हर कोई आपसे खुश हो, और जरूरी नहीं है कि हर कोई आपका वेट कर रहा हो। आपके लिए आप ही काफी हैं। आपके लिए आप ही सबसे ज्यादा बड़े कदरदान हैं। आपके लिए आप ही सबसे ज्यादा तनकीद करने वाले हैं। आपके लिए आप ही सबसे बड़े अकाउंटेबल हैं। आपके लिए आप ही काफी हैं कि आप जाएं, अकेले कैंटीन में जाएं, अच्छा सा समोसा चाय लें, खाएं पिएं और क्लास टाइमिंग में आप वापस आ जाएं। आप इस चीज का इंतजार नहीं करें कि मेरी 5 इस टीचर, मेरी 5 जो है क्लास फेलोज और आएंगी, वो आएंगी तो मैं कैंटीन जाके कुछ खाऊंगी पीऊंगी और फिर मैं क्लास लूंगी। नो, देर इज नो नीड। आप बिल्कुल अकेले अपने आप को तस्वुर करें, अपने आपको मिच्योर बनाएं। हमारे पास जो है बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से अपने आप को मैनेज करके चलते थे, डिपेंड नहीं करते थे, टीम बनाते थे। तो आप अपने आप को जरूर टीम बनाएं। उसके साथ ही आपने अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करना है। किस तरीके से अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करना है कि आप जो है अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें। किस तरीके से कि आपने आगे कैसे जाना है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपके पास 7 चैप्टर्स है, आपके पास 7 सब्जेक्ट्स हैं, या मिडविफरी सीएमडब्ल्यू के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके पास फर्स्ट ईयर में
दो मेन सब्जेक्ट्स हैं, तो आप देखें कि कितने सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप कॉलेज अटेंड कर कर आते हैं तो आप बैठ के कितनी देर उस सब्जेक्ट को समझते हैं। उस सब्जेक्ट्स को पढ़ें, आईने के सामने खड़े होकर पढ़ें, उसमें मास्टरी हासिल करें। मास्टरी हासिल करने के बाद आईने के सामने खड़े होकर देखें। आप इस चीज़ का इंतजार नहीं करें कि टीचर आपको टेस्ट देगी तो आप अच्छा सा करेंगे। नो, आप अपने आप के लिए अकाउंटेबल हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट बने, अपने लिए खुद सवाल जवाब तैयार करें, अपने लिए खुद वाइवा तैयार करें, अपने आप के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें, और ऐसी वीडियोस देखें, ऐसी चेक लिस्टें देखें, अपने टॉपिक से रिलेटेड ऐसी चीजें देखें जो कि आपको आगे लेके जाए। आप किसी का इंतजार नहीं करें कि मेरे पास मिड टर्म की आएगी शीट, डेट शीट, तो फिर मैं तैयारी शुरू करूंगी। नो, आप मिडविफरी करने के लिए आए हैं या आप नर्सिंग करने के लिए आए हैं, तो आपके पास तो नॉलेज का एक दरिया होना चाहिए। सिर्फ एग्जाम में पास होना होता तो वो तो बहुत आसान है, एग्जाम में पास होना वो तो हर कोई पास हो जाता है। लेकिन असल में नॉलेजफुल मिडवाइफ बनना, थॉटफुल मिडवाइफ बनना, ऐसी एम्पावर मिडवाइफ बनना कि दूसरे इसी उम्र से आपको जो है आपसे इंस्पायरेशन ले, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आप मिच्योर हो जाएं। घरों से दूर आप अगर हॉस्टल्स में रहते हैं या आप घर से जाते हैं, आप जितने टाइम के लिए जाते हैं, अगर टीचर क्लास ले रही है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपके पास बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए। आप वो पढ़ें, अपना एग्जाम खुद लें। दोस्तों के पीछे अपने आप को जाया नहीं करें, दोस्तों के पीछे अपने आप को गलत किस्म के कामों में इन्वॉल्व नहीं करें, गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करें। अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है अच्छे कामों के लिए। उन अच्छे कामों को आपने आगे लेके जाना है, उन अच्छे कामों को करते हुए अपने पेरेंट्स का ख्याल करें। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो बहुत खासतौर से मिडवाइफ और नर्सिस की अगर मैं बात करूं, तो इनका करेक्टर जो होता है वो बहुत मजबूत होता है। और इस कैरेक्टर को मजबूत बनाने में और प्रोफेशनली ग्रो करने में आप लोगों ने अपने ऊपर और इन्वेस्ट करना है। तो ये सिलसिला मैं आप लोगों के साथ लेकर आती रहूंगी। ये मेरा आज दूसरा चैप्टर, दूसरा था। कल का जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से है। तो मेरे साथ आप ग्रुप्स में रहिएगा। मैं ग्रुप्स में सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। आप में से जो लोग इसका सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं वो 200 फीस पे करें, और अगर सर्टिफिकेट नहीं लेना, अटेंड करना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। ये नॉलेज है, इससे मैं भी आप लोगों के साथ सीख रही हूँ। मैं भी आप लोगों की जो इंटरेस्ट है उनको बहुत ज्यादा इनकरेज करती हूँ आप लोगों को कि आप लोग आए। अगर इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में हेलो। मेरे पास। जी जी। जी जी बोलें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ, माय नेम इज अफशा तबस्सुम। जी अफशा जी। अफशा तबस्सुम। जी जी, कैसी हैं आप? अफशा तबस्सुम पेशावर से हूँ। जी जी बोलें। कैसी हैं मैडम मसरत? आप अच्छी हैं? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और हाँ, आप बस बहुत कम यही टाइम मैं में हुए। थोड़े से आप एक बता रही मिनट रह थी। गया, बस जल्दी से बता दें। जी जी। हम्म। अच्छा, बस मैं यही कह रही थी कि एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन है। बड़ी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी। और दूसरी मेच्योरिटी का आप क्वेश्चन कर रही थी, तो मैं कह रही थी कि आई एम ऑन द टॉप लेवल ऑफ मेच्योरिटी। सो इधर ये कहना मेरे ख्याल से ठीक होगा कि अगर मैं एग्जांपल दूं इसकी मैस्लो हायरार्की की, कि जिसमें हम्म। आपकी फर्स्ट बेसिक नीड फर्स्ट स्टेप में पूरी होती है, सेकंड में आपकी जो है लविंग बिलोंगिंग होती है, थर्ड में आपकी हम्म। सेफ्टी सिक्योरिटी, और उसके बाद फिर आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और लास्ट में आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाती है। तो मेरे ख्याल से कि जबरदस्त। मैं अभी उस लेवल पे हूँ कि मतलब वेरी गुड। करेक्टर बिल्डिंग मेरी हो चुकी है। तो मतलब थैंक यू। आपके उसी पॉइंट को लेते हुए कि फिजिकल मेच्योरिटी, आपकी इमोशनल मेच्योरिटी, और आपकी रेजिलियंस, और ये सारी चीजें, थैंक यू सो तो मच मतलब मैम। जो कुछ थैंक आपने यू। बताया है मैं जी। 100% एग्री करती हूँ। थैंक थैंक यू यू सो मच मैडम मैम। जी। सलाम थैंक यू। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मैडम अफशा, बहुत वेलकम। शुक्रिया। आपने इतनी अच्छी एग्जाम्पल दे दी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए भी, और नेक्स्ट भी आप लोगों ने ज्वाइन करना है। थैंक यू। यू आर वेलकम मैडम। जी, कुछ और लोग जो अपनी राय देना चाहें, हमारे पास कुछ मिनट और हैं, एक दो मिनट और हैं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सुरमा की स्टूडेंट हूँ। मेरा जी नवीन नाम है मेरा। मैं अपनी जो है क्लास की तरफ से बोल रही हूँ। जी। जी काइंडली हमारी बात नोटिस में और उस पे जो है तवज्जो फरमाएं। मैम, हम सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो पे नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। तो काइंडली मैंने आप प्लीज। जी, मैंने आपकी मैम को पहले ही कह दिया है कि यू आर मोस्ट वेलकम। आपको जरूरत नहीं है पे करने की।
आपके पास लिंक शेयर हो जाए करेगा और आपने जरूर अटेंड करना है। ठीक है। बस एक जी मैम, कंडीशन होगी, ये बस एक कंडीशन हाँ, होगी कि जिस तरह आज आपने बोला है ना, जी आप मेरे सेशन के आखिर में फिर आप लोग जो है वो राय दिया करेंगी। ठीक है। जी मैम, डन जी है। मैम, ठीक है। जी मैम, चले। थैंक यू। और यस आप लोग, मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, यू आर मोस्ट वेलकम डियर। थैंक यू मैम। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच जी। आप लोगों का अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। एक मेरे पास फीडबैक हो रहा है, ये कह रहे हैं कि मैडम सलमा ने कहा थैंक यू फॉर एवरीथिंग। यू आर मोस्ट वेलकम मैम। और यहाँ पर मैं अपना जो है एक मैसेज और दोहराना चाहूंगी कि माई दिस प्लेटफॉर्म इज टोटली फ्री ऑफ कास्ट। सिर्फ मुझे जो जरूरत पड़ती है कि अगर किसी को चाहिए होता है सर्टिफिकेट तो वो जरूर उसके लिए थोड़ी सी पेमेंट है, 200 अगर पे करे तो ठीक है, नहीं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप आए, अटेंड करें और दूसरों तक भी ये इंफॉर्मेशन लेके जाएं। और ये वाला जो है मैं मैं आपका, जी जी, एक और रिक्वेस्ट करनी है जी जी बोले। कि मिडवाइफरी के जो है ना, ये हम्म। एक मिडवाइफरी मिनट। के सिलेबस के ये जो है सारे हमारे प्रैक्टिकल जो हैं उनसे रिलेटेड, जैसे आपने क्लैम्पशिया, प्री क्लैम्पशिया और पीपीएच का जो है वो करवाया था, तो इनसे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाएंगे। ठीक है मैडम सलमा, मैं जरूर करती हूँ, मैं उसके ऊपर जो है वो आप लोगों को सेशंस देती हूँ। ठीक है। जो भी जी प्रैक्टिकल का होगा तो ये बस मुझे 2 हफ्ते दे दे। ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर काम करके मैं वन बाय वन आप लोगों को वो प्रैक्टिकल स्किल्स इसी पे इसी तरह ऑनलाइन में आप लोगों की हेल्प करूंगी। वो प्रैक्टिकल करके भी कम से कम दिखाएंगे। एंटीनेटल के, लेबर के, पोस्टनेटल के और बाकी जो है शोल्डर डिस्ट्रोशिया वगैरह, ये वो जितने सारे जी जी जी। इम्पोर्टेंट हैं। और बिल्कुल। इसमें आसानी हो जाएगी और बच्चों को इनको मौका नहीं मिलता यहीं पे। एक डन है। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है और आपकी अच्छी एफर्ट्स हैं, इसके लिए हम बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं आपके लिए। बिल्कुल जरूर मैडम सलमा, आप बिल्कुल बेफिक्र है, मैंने नोट कर लिया है और हम अपने बच्चों के लिए ये इंशाल्लाह ताला विद इन 2 वीक्स आफ्टर ईद जो है ना हम इसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। ठीक ठीक। सही है। थैंक यू, बहुत थैंक शुक्रिया यू। आप सब लोगों का। और अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। थैंक यू सो मच। खुशी की बात ये, मुसर्रत, जी जी। अस्सलामुअलैकुम मुसर्रत, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मैडम इरम? आई रियली मिस यू और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ज्वाइन किया। पार्ट ऑफ दिस वेबिनार। यस। मैं आपके सेशन से जो मेरी लर्निंग हुई है, मैं आई जस्ट वांट टू शेयर अ निमोनिक मैच्योरिटी को हम कैसे ले सकते हैं। तो मैंने उसके वर्ड्स आपकी प्रेजेंटेशन से जो मैंने लर्न किया है, आई जस्ट वांट टू शेयर दैट एम इज मेंटली स्ट्रांग टू मेक अ डिसीजन that is related to the urgent care of the midwives, either they're on clinical setting, anywhere in the ward. And then A is ability to perform with competency. So whatever they are learning, they should be able to apply in their clinical setting. और ए से और 2 वर्ड हैं, दे आर अकाउंटेबल, वट एवर दे आर डूइंग दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन सेल्फ. And other A is advocacy. So while working in the midwifery, the nurses or the midwife or the advocate, they are fighting for the rights of their patient. जैसे फैमिली प्लानिंग के लिए हम बता सकते हैं कि योर वाइफ इज नॉट मच मोर हेल्दी टू गिव बर्थ टू मोर चिल्ड्रन, तो उसके लिए हम एडवोकेसी कर सकते हैं. फिर उसके बाद जो है वो टी आता है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट, कि आपका बेस्ट डिसीजन जो वक्त पे लिया जाएगा वो जच्चा और बच्चा को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है. उसके बाद आर है, आर इज फॉर रियलिस्टिक गोल ओरिएंटेशन, कि आप जो भी काम करते हो गोल ओरिएंटेड होगा ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव कर सको. उसके बाद आई आ रहा है, आई इज इन्वॉल्वमेंट इन क्लिनिकल वर्क. अब जैसे आपने बात की थी ना कि स्टूडेंट दे आर नॉट मेंटली मेच्योर एंड दे एक्सपेक्ट दैट हायर थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपन. वो नॉलेज के साथ तो इक्विप कर रही हैं, लेकिन हमारी एडवोकेसी सीनियर से ये भी होनी चाहिए कि they should not be there for taking vital signs, but they should be involved, they should be supervised in the better way so that they can learn the things in the proper way. ये चीज़ें हमारी एक्सपेक्टेशन हम अपने स्टूडेंट से नहीं रखें
बल्कि अपने जो वार्ड की नर्सेज हैं वी शुड हैव अ लाइजनशिप विद देम, ताकि हम उनके साथ एक पार्टनरशिप के साथ काम करें कि हमारे बच्चे हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो उनको प्रॉपरली सुपरवाइज किया जाए। एंड यू आर ऑन दैट पोस्ट जो कि ये कोलैबोरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। एंड एट द एल वाई इज यल फॉर रॉन्ग डूइंग। यहाँ पे हम यूके में ये सीखते हैं कि इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर अगर कोई गलत चीज जा रही है। एनी वन हु नोज दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग they can stand for that point, they can share their concern in a very polite and a positive way that this is a wrong thing, it should be changed, we have studied it like this practice should be done in that way। so ये मेरा एक मैसेज और आपकी तरफ से लर्निंग थी जो मैंने सीखा आपकी प्रेजेंटेशन से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुसरत सो मच जी, बहुत शुक्रिया। मैडम मीरम, बहुत शुक्रिया, आपने एक्सीलेंट इजाफा किया है। और यहीं पे मैं आपको, मैडम सलमा को, अतिया है, साइमा है, आप सब लोगों को मैं इनवाइट करती हूँ कि नेक्स्ट वीक में मैं इंटरनेशनल डे ऑफ मिडविफरी जो है इसी तरह जूम पे हम लोग सेलिब्रेट कर ले हैं। यू मस्ट पार्टिसिपेट एज अ स्पीकर। तो एज अ स्पीकर आप थीम आप देख लीजिएगा, 1 मिलियन मोर मिडवाइफ्स। टाइम और बाकी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड यू आर मोस्ट वेलकम, यू विल ज्वाइन मी। तो हम लोग इंशाल्लाह ताला एक ऑनलाइन वेबिनार करेंगे जो जिसके जरिए हम लोग फिर इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ जो सेलिब्रेट करेंगे। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा इंसेंटिव भी होगा। और आप लोगों की मेरी तरफ से एक हेल्प, मेरी हेल्प हो जाएगी। तो एवरीबडी इज एग्री? मैडम सलमा, इरम, अतिया? श्योर, मोस्ट वेलकम, श्योर। ठीक है, तो इरम जो है वो यूके थैंक से, यू सो मच मैम। अतिया बलोचिस्तान से प्रेजेंट करेंगी क्योंकि अतिया के पास बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। एज अ स्पीकर आप आएंगी कि हम किस तरह और मिडवाइफ्स लेकर आ सकते हैं। और मैडम सलमा जो है वो पंजाब के बहुत बेहतरीन स्कूल को चला रही हैं। तो इस तरह आपके साथ, तो आप थैंक लोग यू सो मच मैम। आर मोस्ट वेलकम। और इंशाल्लाह मैं आऊंगी, आप डेट शेयर करना हमारे साथ। मैं अभी आपके साथ इंशाल्लाह कल सारी डिटेल आपके साथ शेयर हो जाएगी, एक हफ्ते का टाइम होगा। और हम ऑनलाइन आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों को लेकर आएंगे। ठीक है? सो थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों थैंक का। यू सो मच आपका मैम, बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन के लिए। नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम। और आपको पता है मैंने हाथ तौर से बलूचिस्तान की लड़कियों को जहन में रखते हुए, पंजाब की लड़कियां केपी में भी बहुत सारी हैं, जीबी में बहुत सारी है, जिन्होंने जी मुझसे बिल्कुल। रिक्वेस्ट करती थी। तो ये टॉपिक इस तरह के लिए हैं हम्म। जो कि किसी बुक में नहीं लिखे हुए। तो बुक इंशाल्लाह में ताला नहीं है बिल्कुल। हम सब मिलकर हम अपनी मिडवाइफ्स को बहुत आगे लेके जाएंगे। और वी आर द ऑनर्स, वी आर द हाँ, गवर्नर्स। हमने इनको आगे लेके जाना है। ठीक है? बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच मैम, थैंक यू आपका सो बहुत मच। शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। आई विल शेयर दिस अल्लाह ऑल हाफिज। थिंग्स प्रेजेंटेशन एंड दिस रिकॉर्डिंग आल्सो विद यू। अल्लाह हाफिज जी। ओके, अल्लाह थैंक यू सो हाफिज। मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।